पहाड़ों से घिरा हुआ उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड आज बन चुका है डिजास्टर कैपिटल। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप पिछले अगर जनवरी से और अगस्त तक का ये दौर हमारा चला है उत्तराखंड में 2025 के अंदर, वहाँ कितनी आपदाएं आई हैं, कितने बादल फटे हैं, कितने लैंडस्लाइड हुए हैं। अभी जो पूरी व्यवस्था है वो डगमगाई हुई है। कल एक खबर में पढ़ता हूँ कि किस तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी में जो छात्र राजस्थान से अपना बीएड की शिक्षा ग्रहण करने आ रहे थे और उनके एग्ज़ाम होने थे, वो हेलीकॉप्टर बुक करके हल्द्वानी से जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सड़कें सही नहीं हैं। सरकारें आती हैं, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं, 900 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बनाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो ऑल वेदर रोड कोई भी वेदर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मैं सरकारों को दोष नहीं देता, मैं दोष देता हूं उन लोगों को जिन्होंने इसका डीपीआर बनाया। अभी आप नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनकी एक बयान सुनेंगे जो थोड़ा पुराना है, आपको सुनाते हैं। और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं, और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये टीपीआर बनाने वाले में बैठे होंगे कुछ लोग। उसमें किस तरीके से वो बता रहे हैं कि हिमाचल में जो अधिकारी हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से फोटो खींचकर डीपीआर बना देते हैं। वो भूमि पर जाकर उसका निरीक्षण नहीं करते, वो सॉइल टेस्टिंग नहीं करते, वो प्राकृतिक विदों से बात नहीं करते, वो वहाँ के लोकलों से बात नहीं करते। नमस्कार, मैं हेमचंद पुरोहित। आज मैं उत्तराखंड के उन 5 दशकों में हुए बदलाव के बारे में बात करूंगा जिनके कारण उत्तराखंड आज इस मुहाने पे खड़ा है, जहां सिर्फ आपदा है, आंसू हैं और डर है। कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू कराते हैं किस तरीके से जो 2018 में भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के मामले थे वो मात्र 216 नोट किए जाते हैं, 2019 में 254, 2020 में 328, 2021 में 354, 2022 में 245 और 2023 में 1100। 2024 के केवल 17 दिनों में 1521 मामले आते हैं जो भूस्खलन से संबंधित हैं, जो उत्तराखंड के दरकते पहाड़ों की कहानी कहता है। ये कहानी कब शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है 1975 से 1985 के बीच, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और यहाँ विकास की एक पहला कदम रखा गया। वो विकास जो आज इस उत्तराखंड के विनाश का कारण बनता जा रहा है। 1975 से 1985 का वो दौर जब धीरे धीरे विकास और प्रकृति की अनबन शुरू होती है। इस दशक में उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर विकास अपने पैर पसारने शुरू करता है। धीरे धीरे सड़कों का निर्माण होता है, बिजली परियोजनाएं आती हैं और बुनियादी सुविधाओं का विकास होता है। लेकिन इसके साथ साथ जंगलों की कटाई भी शुरू होती है। उस समय के सरकारी आंकड़ों की माने तो इस दशक तक उत्तराखंड के कुल जंगलों में से 10,000 हेक्टेयर जंगल काट दिए गए। उसके बाद आता है वो दौर जहां प्रकृति और विकास आपस में टकराते हैं। वो दौर आता है 1985 से 1995 का। इस दशक में सरकारी योजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बांधों के प्रोजेक्ट यहाँ उत्तराखंड में प्रस्तावित होते हैं और उन पे काम शुरू किया जाता है। 1981 में उत्तरकाशी में आया भूकंप और फसल बर्बाद करने वाली बाढ़ धीरे धीरे हमें जता रही थी, चेतावनी दे रही थी कि उत्तराखंड में एक जो विकास होना चाहिए वो कई नियमों और प्रकृति को देखकर किया जाना चाहिए। ये पहला वो दशक था जब उत्तराखंड में आपदाओं की संख्या ने 500 का आंकड़ा पार किया। उसके बाद आता है 1995 से 2005 का वो दौर जब टिहरी बांध परियोजना पूर्णतः से सुचारू हो जाती है, बिजली उत्पादन करना शुरू कर देती है। लेकिन जो हमने नदियों के मुहानों को प्रभावित किया, जो नदियों के प्रवाह के साथ हमने खिलवाड़ किया, वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ का एक सबूत देती है। और अब तक जो ये दौर था 1995 से 2005 तक का, अब तक धीरे धीरे विकास की भेंट चढ़ चुके थे 50,000 हेक्टेयर जंगल।
फिर उत्तराखंड बनता है और अनियमित विकास का सबसे बड़ा तांडव शुरू होता है। ये तांडव होता है 2005 के से और 2015 के बीच। होता है उत्तराखंड में 2005 से 2015 का वो दौर, जिसके वो दशक जिसमें उत्तराखंड के आपदा का सबसे काला अध्याय लिखा जाता है। केदारनाथ आपदा 2013, जिसमें 5000 जानें जाती हैं और पूरे देश में ये खबर जाती है कि किस तरीके से अनियंत्रित विकास उत्तराखंड की जड़ों को और उत्तराखंड के पहाड़ों को कमजोर कर रहा है। यहाँ पर वो चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं, जहाँ औसतन हर साल इस दशक में 1200 से अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। फिर आता है उत्तराखंड के इतिहास का सबसे काला दौर, जहां विकास तो होता है लेकिन किस तर्ज पर और किस रास्ते पर। ये दौर था 2015 से 2025 का। ये दशक उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था। ये लिखने वाला था 2025 की वो आपदाएं जो धराली में आई, जो थराली में आई और जो आप हर दिन सोशल मीडिया पर देख रहे हो। कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं। 2017 से 2025 के आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ष औसतन 2000 से अधिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं, फिर भी विकास अपनी गति और अपने तरीकों में परिवर्तन नहीं लाता। अब तक उत्तराखंड में 98,684 हेक्टेयर जंगल जो हैं वो भेंट चढ़ जाते हैं विकास की। वहीं 2017 से 2025 तक कुल 18,464 प्राकृतिक आपदाओं उत्तराखंड में आती हैं। बांधों की संख्या बढ़ती है, बिजली उत्पादन बढ़ता है, लेकिन कहानी जस की तस रहती है कि प्राकृतिक नदियों के बहाव से आखिर खिलवाड़ कितना। ये थे कुछ आंकड़े जो उत्तराखंड के पिछले 5 दशकों की गाथा बयां करते हैं, जिसमें हमारे द्वारा 58,000 से ज़्यादा हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं या मानो तो विकास की भेंट चढ़ जाते हैं। ये रफ्तार आज भी नहीं थमी है, लेकिन 2025 में जिस प्रकार की आपदाएं उत्तराखंड को घेरे हुए हैं, वो ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या उत्तराखंड में अब वक्त आ गया है विकास को एक सुनियोजित तरीके से करने का। और पहाड़ों की बात करें तो एक बयान अभी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आता है, वो बयान आपको सुनाते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर और उसमें लोग बसे हुए हैं और लोगों को निकालना भी कठिन है और टेरी नहीं ऐसा है और पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे मोह होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये टीपीआर बनाने वाले में बैठे होंगे कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा मांगता हूं। ये घर में बैठ के और बहुत से डीपीआर बनाने वाली की कंपनियां, सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती है और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। और हमारे सरकार में जो हमारे सिस्टम है वो इतनी एक्सपर्टाइज है कि अंधे जैसे होते, आंखें नहीं होती, वैसे डीपीआर मिलने के बाद वो केवल एक ही काम करते हैं। यहाँ पर खुद सड़क एवं परिवहन मंत्री द्वारा ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में जो सड़कों का निर्माण हुआ उसमें अधिकारियों की डीपीआर बनाने में कितनी लापरवाही बरती गई। क्या यही कारण है उत्तराखंड में हो रहे भूस्खलन का? क्योंकि अधिकारी वही है, सिस्टम वही है, बस बदला है तो राज्य। अब कुछ डरावने आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं।
वो आंकड़े कुछ यूं हैं कि इन दशकों में 3000 से अधिक घर पूर्णतः से ध्वस्त हो जाते हैं, आपदाओं की भेंट चढ़ जाते हैं। 9000 से ज़्यादा घर दरकते हैं या उनमें दरारें आ जाती हैं। अभी पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे किस तरीके से एक पूरा जमावड़ा नेशनल मीडिया का जो सिमटाता है या जो टिरमटाता है, और वो बताते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के एक शहर दरक रहा है, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है, उस पर दरारें पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी सरकारें या अधिकारी मानते नहीं हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। क्या इन प्रोजेक्टों को किसी पर्यावरणविद के साथ बैठकर इसकी समीक्षा की गई है? क्या जो उत्तराखंड के लोकल लोग हैं, क्या उनसे इस पे चर्चा होती है? सरकार विकास के इस अंधी दौड़ में उत्तराखंड को एक एक्सपेरिमेंट जोन की तरह यूज कर रही है। चाहे हिमाचल आप लीजिए, चाहे उत्तराखंड लीजिए, जो 2025 की स्थिति है वो भयावह है। विकास और प्रकृति के बीच संतुलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन पहाड़ों के लिए, जिन पहाड़ियों के लिए और जिन लोगों के लिए आप विकास कर रहे हैं, शायद उनके रहना उन पहाड़ों पर अब दूभर होता जा रहा है। सड़कों का आए दिन टूटना, यात्राओं में अत्यधिक भीड़ आना। एक आंकड़ा आपको यात्राओं का बताता हूं कि किस तरीके से जो यात्रा का फॉर्मेशन है 2000 से और 2025 तक, उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी होती है। जहां 2000 में सिर्फ 12 लाख लोग उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने आते हैं, वहीं ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 42 लाख हो जाता है, जो कि 3 गुने से अधिक है। कैपेसिटी वही है, पहाड़ वही है, लेकिन बड़ी है तो जनसंख्या, पॉल्यूशन और लोग।